हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एक, और बस एक चैप्टर और है, हमारी पूरी बायोटेक्नोलॉजी कवर हो जाएगी। क्योंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड था इसलिए हमने इसे पहले किया है। सो आप इसको रेगुलर करते रहें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस साथ साथ हम स्कैनर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं इन्हीं चैप्टर्स में से। ओके, हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स विच आर यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस। देखो बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन से हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोड्यूस होने से बनते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज द डीएनए इज देयर। तो जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस कैसे करेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। तो हमें 10 एग्जाम्पल्स लेने हैं जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के हों। तो आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, आपने ये ज़रूर याद करना है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में आपने आरडीएनए बनाना कैसे होता है ये पता लगा, पर उसकी एप्लीकेशन कहाँ है और क्या है ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये टेबल आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे OKT3 ये प्रोटीन है जिसका जो थेरेपेटिक यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन एक्यूट किडनी ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। मतलब अगर जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट ना कर दे, उसके लिए ये प्रोटीन दिया जाता है। फिर है रियोप्रो, इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स। Then tissue plasminogen activator, that is used for myocardial infections. Then DNA for the treatment of cystic fibrosis. Okay, and humulin का मतलब insulin, which is obtained from the human resource, मतलब not from the animal resource, from any other। मतलब जो DNA ह्यूमन के अंदर इंसुलिन बनाता है उसी से ही ह्यूमुलिन क्रिएट किया गया है टू प्रिवेंट द डायबिटीज मेलिटस, उसको क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। हाइड्रोडिन क्या है, टू प्रोड्यूस द एंटीकोगुलेंट। इंटरफेरोन, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन फॉर द हेपेटाइटिस सी। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 टू ट्रीट द हीमोफीलिया ए। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 टू ट्रीट द हीमोफीलिया बी। एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू प्रिवेंशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी। तो ये आपने टेबल जरूर देखना है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, नहीं तो आपने यहाँ से कर लेना है। दिस यू शुड नो। ओके, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ चार्ट शोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द सबस्ट्रेट डीएनए ऑन विच इट एक्ट, द साइट एट विच इट कट द डीएनए एंड प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस। यानी कि आपने एक टैबुलर फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बताने हैं, कौन कौन से करे हैं आपने, और वो किस पर्टिकुलर साइट पे कट प्रोड्यूस करते हैं और उसके क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। If you remember, when we have done the restriction enzyme topic, I told you to do at least 5 restriction enzyme। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने EcoR1 पढ़ा था। EcoR1 कहाँ कट करता है, GAATTC, इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कहाँ कट करेगा, यहाँ कट प्रोड्यूस करता है, रिमेंबर। और क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, GCTTAA और GCTTAA, ऐसे प्रोड्यूस किए थे ना इसने। इट प्रोड्यूसेस दिस स्टिकी एंड इट प्रोड्यूस, है ना। तो लाइक वाइज आप BAM-H1 का लिख सकते हो, SAL1 का लिख सकते हो, HINT3 का लिख सकते हो। यू कैन राइट एनी ऑफ द 5, एटलीस्ट 5 आपने लर्न करने ही करने हैं, because this is very important। okay, you can make it in a tabular form, you can write the name of the restriction enzyme, the site where it produce the cut, which palindromic sequence it recognize, and the product it produce, means it produce blunt ends, sticky ends, or whatever the sequence it produce। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, whether enzymes or DNA is bigger in molecular size। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए बड़ा है या एंजाइम बड़ा है। अब देखो, एंजाइम कहाँ से बना, डीएनए क्या बनाता है, आरएनए, है ना। डीएनए से आरएनए बनता है ना, जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन, है ना। अब ये प्रोटीन ही है जो क्या करते हैं, एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। तो कौन बड़ा हुआ, डीएनए या एंजाइम, ऑब्वियसली डीएनए। डीएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ है, व्हाट वुड बी द
molar concentration of human DNA in a human cell, that is 3.2 picogram. Okay, then do eukaryotic cells have restriction endonuclease? ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि क्या यूकैरियोटिक सेल्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस होते हैं? नहीं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूकैरियोट्स में नहीं मिला है। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज अभी तक आइसोलेट किए गए हैं, दैट आर फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, दैट आर फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स मेनली। व्हाई? बिकॉज दीज आर द एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं वो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ताकि जब उस पर बैक्टीरियोफाज अटैक करे तो इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफाजेस बाय एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक साइट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये बैक्टीरिया में उसको बैक्टीरियोफाज के अटैक से बचाने के लिए हैं। कैसे? यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर साइट को आइडेंटिफाई करके उस पर कट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दे आर प्रेजेंट एज ए डिफेंस, मीन्स व्हेन बैक्टीरियोफाज दे अटैक ऑन द बैक्टीरिया, then the bacteria has a restriction enzyme, it cut the DNA of the bacteriophage and does not allow its growth। समझ आई आपको बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड? देखो अभी जो मैंने आपको +2 में बताया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है। एक वेक्टर डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, या फिर हमने पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन्हें कट करता है एंड दे ज्वाइन इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइकेज, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब है क्या मियोसिस में ऐसा होता है? हाँ जी, आपने अगर याद हो आपने प्रोफेज स्टेज पढ़ी थी प्रोफेज 1, जिसके अंदर आपने पैकेटिंग स्टेज पढ़ी थी। यू रिमेंबर? जरूर याद होगा आपको कि पैकेटिंग स्टेज में आपने क्या पढ़ा था? क्रॉसिंग ओवर होती है ना, क्रॉसिंग ओवर होती है, और जब वो सेपरेट होते हैं देन दे हैव द एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिलता है जिसकी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन, है ना। क्रॉसिंग ओवर ही तो बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वेरिएशंस आती हैं, इवोल्यूशन होता है। समझ आया? Can you think and answer how a reporter enzyme can be used to monitor transformation of host cell for foreign DNA? यानी कि foreign DNA के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, यानी कि जो वेक्टर डीएनए के साथ फॉरेन डीएनए जाके अटैच हुआ है या नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, हमें कैसे पता चलता है? दो तरीके हैं, एक था सेलेक्टेबल मार्कर, तो इन्होंने कहा है इन एडिशन टू सिलेक्टेबल मार्कर, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर के अलावा और कौन सा ऑप्शन है? तो मैंने आपको दूसरा रिपोर्टर एंजाइम के बारे में बताया था, जिसको हमने क्या कहा था? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, उसके अंदर क्या था कि नॉर्मली बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सीक्वेंस है जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस करता है, ओके, एंड दैट प्रोड्यूस द कलर्ड कॉलोनीज। नाउ व्हेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज क्रिएटेड, द डीएनए जो हमने डाला वो कहाँ गया? उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे वो डीएनए था जो इस एंजाइम की सिंथेसिस कर रहा था, जिससे क्या होगा? इस एंजाइम की सिंथेसिस रुक जाएगी, दैट इनएक्टिवेट, यानी कि कुछ ऐसा डीएनए का सीक्वेंस गया जिसकी वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज करने वाली सीक्वेंस इनएक्टिवेट हो गई। नाउ इट विल प्रोड्यूस द कलरलेस कॉलोनीज। तो ये आपके लिए इजी हो गया। दिस इज कॉल्ड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है कि नहीं, सिर्फ आप ये देख के पता लगा सकते हो कि अगर कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही हैं इट मीन्स कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम अभी भी वर्क कर रहा है। अगर कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही हैं इट मीन्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज अब काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे फॉरेन डीएनए आके अटैच हो चुका है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो बेटा, जब भी हम किसी लिंक डीएनए की मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, हम रेप्लिकेशन चाहते हैं, तो वो डीएनए ऐसे ही अपने आप रेप्लिकेट नहीं करेगा, उसके लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल पॉइंट होता है ओरिजिन, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। So and origin of replication is very important to initiate the replication and it also decide the copy number of the linked DNA। ठीक है बेटा। फिर आता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या है? एक्चुअली अगर हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सबस्ट्रेट लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे, तो हमें प्रोडक्ट भी थोड़ा मिलेगा। पर अगर हम लार्ज स्केल उसकी प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो हमें सबस्ट्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। सो द लार्ज कंटेनर्स और द वेसल्स विच हैव वेरी लार्ज कैपेसिटी, नियर अबाउट मीन्स 100 to 1000 लीटर कैपेसिटी, दिस मच वॉल्यूम मीन्स वेसल्स दैट आर यूज, दैट आर कॉल्ड बायोरिएक्टर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? बायोरिएक्टर्स के अंदर मीन्स हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पीएच है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, मीन्स एवरीथिंग इज़ अंडर द कंट्रोल। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें हमें कॉन्टेमिनेशन का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि सिर्फ जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ वही ग्रो करे, माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन का कोई भी चांस ना हो। ओके, सो दैट आर कॉल्ड बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क से लेकर 5 मार्क तक ये पूरा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ही पढ़ा कि जब आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, सो यू हैव टू रिकवर दैट प्रोडक्ट फ्रॉम दैट कल्चर मीडियम। ओके, दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब प्रोडक्ट लेने के बाद उस प्रोडक्ट की क्या किया जाता है? सेपरेशन किया जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, हाई लेवल टेस्टिंग की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, ताकि इस बात की श्योरिटी हो जाए कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं दैट इज़ ओके। जैसे अभी कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बन रही है, नाउ इट इज़ इन द क्लिनिकल ट्रायल, है ना। अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि उसके क्या हो रहे हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। तो मार्केट में रिलीज़ करने से पहले ये सब प्रोसेसेस होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स, टेस्टिंग्स आर द पार्ट ऑफ द, दीज आर द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मीन्स रिकवरी करने के बाद हमें उसको टेस्ट करना है कमर्शियलाइज करने से पहले। ठीक है बेटा। फिर है एक्सप्लेन पीसीआर। पीसीआर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आपको जरूर मिलेगा। पीसीआर का मतलब क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए था? आपको डीएनए टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर चाहिए, और आपको क्या चाहिए? आपको मैंने लिखवाई थी रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर पीसीआर? यानी कि जब आप मल्टीपल कॉपीज किसी एक पर्टिकुलर डीएनए की चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? डीएनए टेम्पलेट चाहिए, फिर क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए, और क्या चाहिए? तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। टैग याद है आपको? टैग का मतलब, टी का मतलब थर्मस एक्वेटिकस, यानी कि हमें थर्मस एक्वेटिकस से जो एंजाइम मिला है दैट इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी कि जब हम हाई टेम्परेचर करते हैं स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, तब भी ये एंजाइम क्या रहता है? एक्टिव रहता है। ठीक है बेटा। फिर अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो हमने इसमें सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ा था? डीनेचुरेशन, यानी कि जो दोनों डीएनए के स्टैंड हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है? एनीलिंग, यानी कि उसके बाद जो स्टार्टिंग में प्राइमर बनते हैं। आपके पास ये 2 स्टैंड थे, तो यहाँ इस तरीके से प्राइमर बन जाता है, और फिर धीरे धीरे डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? एक्सटेंशन, यानी कि लगातार न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ने शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग, और हमारे पास फिर 2 से 4, 4 से आगे से स्टैंड्स बढ़ते चले जाते हैं, और हमें उसकी क्या मिल जाती हैं? मल्टीपल कॉपीज। आप कहाँ यूज़ कर सकते हो पीसीआर को? आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे मैंने इसकी वो बताई थी इंपॉर्टेंस कि आप पैथोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए, और बहुत सारी म्यूटेशंस को डायग्नोज करने के लिए पीसीआर को यूज़ किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, ये डिपेंड करता है बेटा, क्वेश्चन देखना है आपने कि कितने नंबर का पूछा गया है। अगर 2 मार्क्स का है तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है, 5 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर आता है आपके पास कहाँ थे हम? ये हो गया हमारा पीसीआर हुआ है, ये हो गया है
ये क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं? जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को जाकर रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पर कट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल सीजर। अब ये भी डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क का है। अगर सिंपल पूछा गया तो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं, एक्सोन्यूक्लियेसेस, एंडोन्यूक्लियेसेस आपको पता है। आपने फिर इसके टाइप्स बता सकते हैं, किस तरीके से कट प्रोड्यूस करता है वो बता सकते हैं, क्यों इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है ये बता सकते हैं। फिर आप एक दो एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे आप इको R1 का दे दूँ, है ना। तो लाइकवाइज यू कैन हैव सम अदर एग्जांपल। उसके बाद है काइटिनेजेस। काइटिनेजेस क्या होते हैं बेटा? अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फर्स्ट स्टेप माइंड में हो तो हमने कहा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए को लेने से पहले उसके बाहर उसकी क्या पड़ी हुई है? वॉल पड़ी हुई है। अगर हम फंगस के केस में देखें, फंजाई के केस में, तो क्या है उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन की। तो सबसे पहले हमें डीएनए को लेना है तो हमें उसकी वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम कौन से एंजाइम लेंगे? काइटिनेज। वेरी गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। देखो अगर हम बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। और क्रोमोसोमल डीएनए मतलब जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जबकि प्लाज्मिड डीएनए कहाँ था? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। प्लाज्मिड डीएनए का आपने क्या रोल पढ़ा था? भाई हो सकता है एंटीबायोटिक दिस रेजिस्टेंस, जैसे अपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पढ़ा। यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अहम नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि क्रोमोसोमल डीएनए तो उसकी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, ये उसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है। ओके। और प्लाज्मिड डीएनए हमने क्या पढ़ा था? सर्कुलर होता है, और क्रोमोसोमल डीएनए लीनियर होता है, लाइकवाइज। ओके। और देन वी हैव आरएनए एंड डीएनए। आरएनए में क्या पढ़ा था आपने कि एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, पर थाइमिन नहीं है। थाइमिन की जगह क्या है? यूरेसिल है। डीएनए के अंदर क्या है? थाइमिन है, यूरेसिल नहीं है। ठीक है बेटा। और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है। आरएनए यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए हम क्या पढ़ते हैं? डबल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। ठीक है। और लाइकवाइज सो मेनी अदर डिफरेंसेस आर आल्सो देयर। फिर अगला क्वेश्चन आता है एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज। देखो एक्सोन्यूक्लियेज हमेशा कहाँ काम करता है? टर्मिनल एंड्स पे काम करता है। और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? बीच में कहीं पे भी जाकर रिकॉग्नाइज करेगा सीक्वेंस को और कट प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा, इसको खुद भी आपने देखना है और इसको राइट करके देखना है। ओके। हाँ जी बेटा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो हमने डिस्कस करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी है, पर उसे मैं थोड़ा इलेबोरेटिव वे में डिस्कस कर रही हूँ, और आपने स्पेशली इसके डायग्राम्स बना के देखने हैं। क्या है ये? व्हाट आर बायोरिएक्टर? हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो टू हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन we need the large substrate and large amount of the microorganism. Accordingly we need the large vessels also. So what are the bioreactor? Basically these are the large vessels having the large capacity, so that large amount of the substrate and microorganisms they are kept in that and we can get the products. Okay. इसमें और क्या एडवांटेजेस हैं कि बायोरिएक्टर्स के अंदर पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सब कुछ हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स इट इज़ अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशंस आर गिवन इन द बायोरिएक्टर टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके। फिर आते हैं हमारे पास दो तरह के बायोरिएक्टर हैं, एक है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या है इसमें? सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है कि एक बड़ी वेसल है जिसके अंदर यहाँ पे सारा जो भी आपका कल्चर मीडियम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबस्ट्रेट है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। और अब ध्यान से देखो, ये एक एजिटेटर है, रोटेटर है, जो सबस्ट्रेट को क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है ताकि प्रॉपर एरिएशन होती रहे। समझ आ रही है बात? इस सारे के अंदर क्या है? सबस्ट्रेट है, यानी कि एक वेसल है जिसके अंदर सबस्ट्रेट और हमने क्या डाल रखे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये देखो यहाँ क्या है? ये पीएच को कंट्रोल करने के लिए है, ये ऑक्सीजन के उसको कंट्रोल करने के लिए है, ये यहाँ से कूलिंग वाटर बाहर निकल रहा है, ये कूलिंग जैकेट है ताकि टेम्परेचर एकदम से हाई ना हो, क्योंकि हमने कहा ना इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है। फिर
यहाँ ये स्टरर हैं, ये ब्लेड्स हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं। देन वी हैव ये देखो यहाँ क्या है, न्यूट्रिएंट लाइन, ये मोटर है जो इसे रेगुलेट करती है रोटेट करने में। ये क्या है, न्यूट्रिएंट लाइन, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं वेसल के अंदर। वेसल यानी बायोरिएक्टर, न्यूट्रिएंट मतलब सबस्ट्रेट ऐड कर सकते हैं। फिर ये क्या है, एंटीफॉर्म लाइन टू रिकवर दैट। देन इनोक्युलम लाइन, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को यहाँ से देखते हैं। इनोक्युलम, इनोक्युलम मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ये यूनिट क्या दिखा रही है, टेम्परेचर सेंसर। यहाँ बताती रहेगी आपको टाइम टू टाइम कि टेम्परेचर की हाई है, ज़्यादा है, कितना है, ये टेम्परेचर सिस्टम है। फिर यहाँ से हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग वाटर इन, और ये क्या था, कूलिंग वाटर आउट। तो आपको सारा सिस्टम समझ आया। अब यहाँ पे सारा प्रोसेस चलता रहता है और यहाँ से हम प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये रहा प्रोडक्ट आउटलेट, समझ आया आपको। तो ये था सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये क्या है, स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक रोटेटर है जिसमें, इसमें बाकी सब सेम है, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ऑक्सीजन बबल्स कंटिन्यूसली स्पार्क्ड किए जाते हैं ताकि बेटर एरिएशन हो सके। Here the increased in the surface area for oxygen transfer. Here you can see oxygen is continuously sparked into this reactor, into this reactor. इसीलिए से क्या कहा गया, sparked stirred tank bioreactor। बाकी सब सेम है। इसमें भी पीएच कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम है, एंटी फॉर्म लाइन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, देन वी हैव द दिस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, एवरीथिंग इज सेम। कहाँ यूज़ किया जाता है इन स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स को, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, और इट इज़ यूज्ड इन द लैब्स, रिसर्च लैब्स में इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज़ वेल इन दिस बायोरिएक्टर, और फॉर्म कंट्रोल सिस्टम इज़ आल्सो देयर, पीएच कंट्रोल सिस्टम इज़ आल्सो देयर। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। अगर आप नॉर्मली ऐसे ही प्रोडक्शन करेंगे तो उसके अंदर आप कंटेमिनेशन भी हो सकता है, पर यहाँ पे इतनी स्टेराइल कंडीशंस यूज़ की जाती हैं बायोरिएक्टर में कि सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके जिससे हम प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। देखो, फर्मेंटेशन प्रोसेस इसमें यूज़ किया गया। फर्मेंटेशन कंसीडर किया जाता था मीन्स व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एनारोबिकली। पर अब फर्मेंटेशन को एक वाइड टर्म में एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेसेस के लिए कंसीडर किया जाता है। अब जब फर्मेंटेशन होती है वी कैन रिकवर द प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, अब मैं आपको इसके अंदर क्या बताऊंगी कि ये जो प्रोसीजर है वो सारा स्टेराइल कंडीशन में किया जाता है। स्टेराइल का मतलब समझ रहे हैं कि प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो ना कर सके, सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जो कल्चर हम करते हैं दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है बैच कल्चर और एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। देखो, बैच कल्चर में क्या है कि वेसल है, वेसल के अंदर सबस्ट्रेट डाल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, उसके बाद कोई इसके अंदर कुछ एंटर नहीं कर सकता। स्टरलाइज कर लिया गया वेसल को, स्टरलाइज्ड पूरा एकदम सब सबस्ट्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली हमने जो चाहते हैं वो डाल दिए इसके अंदर। एंड आफ्टर ए प्रॉपर टाइम व्हेन द फर्मेंटेशन प्रोसीजर विल बी ओवर देन वी कैन गेट द प्रोडक्ट आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स बीच में हम कोई सबस्ट्रेट ऐड नहीं कर सकते, बीच में हम कोई प्रोडक्ट रिकवर नहीं कर सकते। ओके, तो उसे बोलते हैं बैच कल्चर। बैच कल्चर मीन्स बैचेज आर क्रिएटेड, कि एक टाइम में आपने एक बार सबस्ट्रेट डाल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, यू विल गेट द प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट बैच के लिए अगेन द वेसल इज क्लीन, अगेन इट इज स्टरलाइज्ड, again substrate is added and microorganisms are added and again you can get the product. Okay, for the next batch you have to repeat the procedure again. पर continuous culture में क्या है कि substrate और culture medium
कंटिन्यूसली आप ऐड कर सकते हो, और प्रोडक्ट जैसे जैसे बनता जाता है आप उसको लगातार रिकवर कर सकते हो, उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कंटिन्यूस कर सकते हो। मीन्स जब प्रोडक्ट बन गया यू कैन रिकवर, यू कैन ऐड द मोर सबस्ट्रेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सबस्ट्रेट डालते रहो, जब प्रोडक्ट बनता रहे साथ साथ उसकी रिकवरी होती रहे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती रहे। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है बेटा, बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसके लिए बायो रिएक्टर हमने अलग से टॉपिक किया है, आपने ये दोनों डायग्राम बना के देखने हैं। बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर क्या है ये पता होना चाहिए, बायो रिएक्टर क्या है ये पता होना चाहिए, और बायो रिएक्टर के क्या यूजेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। ओके।